जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसीएस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो में हम लोग अभिलेख पढ़ने जा रहे हैं। अभिलेख से रिलेटेड जितने भी आप लोग के डाउट थे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपना संदेश को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस से मिली। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृतिक थी जिन्हें 4 लिपियों में लिखा गया है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला है ब्राह्मणी लिपि। भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सारी ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। पाकिस्तान में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सारी खरोष्टी में लिखे गए हैं। अरमाइक लिपि, अफगानिस्तान से जो अभिलेख हमें मिला है वो अरमाइक लिपि में लिखा गया है। और याद रखिएगा कि अफगानिस्तान से जो एक ही अभिलेख मिला है वो 2 भाषा में लिखा गया। अरमाइक लिपि भी उसी में लिखा गया है और वो ग्रीक लिपि भी उसी में लिखा गया, इसीलिए इस अभिलेख को द्विभाषीय अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, ठीक है। किन्हें मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को। और कब मिली थी? तो 1837 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के अधिक अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शनी लिखा गया है। मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर किया था कि 4 भागों में बांटा गया है कि अशोक को किन किन नामों से बुलाया गया है और उसके अभिलेख में, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। देव नाम प्रियदर्शनी का अर्थ होता है देवता का पसंदीदा भक्त, यानी कि देव का प्रिय। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जब चेक किया था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने पहले भी आपको बताया लेकिन फिर से आपको रिकॉल करवा दे रही हूँ। नेट्टूर, कुर्जरा, मास्की एवं उदय गोलन अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि अशोक के जितने भी अभिलेख या शिलालेख है उनको किन भागों में बांटा गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन और मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि जो अभिलेख है वो कहाँ कहाँ से मिले थे, ठीक है। उसको और संदर्भ में स्टार्ट करते हुए चलिए याद रखिए कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसको कम से कम 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला तो था 14 वृहद शिलालेख, या उसे अशोक के चतुर्दश अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। लघु शिलालेख जो छोटे छोटे हुआ करते थे, पृथक कलिंग अभिलेख या पृथक कलिंग प्रजापति, ये अलग अलग मिले थे, ठीक है। वो पृथक कलिंग अभिलेख भी मैं आपको बता दूंगी। 7 वृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख हम लोग सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 7 वृहद स्तंभलेख, ये छोटे छोटे थे तो इनको पहले देख लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इन्हें 7 लघु अभिलेख भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा रुम्मनदेही अभिलेख, ये नेपाल के लुम्बिनी से मिला है, ठीक है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। जितना भी अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे उसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो रुम्मनदेही अभिलेख है। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अशोक काल के राजस्व प्रशासन की जानकारी रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है, ठीक है। कौसाम्बी अभिलेख ये यूपी में है। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है। मतलब जो उनकी प्रिय पत्नी थी अशोक की, कारुवाकी, उन्होंने जितने भी दान दिए थे समाज में तो उसकी चर्चा मिलती है किसमें? तो कौसाम्बी में। और इसमें एक चीज और याद रखने की बात है, रानी का जो इसे रानी का भी अभिलेख कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसको अकबर ने ये कौसाम्बी से कबड़वा करके या उसको उखड़वा करके इलाहाबाद में ला करके स्थापित किया था, ताकि उस वक्त के जो लोग देखें और सीखें कि जब अशोक की पत्नी दान कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, और लोगों के मन में दान की भावना उत्पन्न हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टोपरा अभिलेख ये हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवाया था। सेम वही फिरोज शाह तुगलक ने
हरियाणा से इसको कपड़वा करके दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कराया था। किसे? टोपरा अभिलेख को। मेरठ अभिलेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करवाया था और ये यूपी में था। मेरठ यूपी में है, तो मेरठ अभिलेख पहले यूपी में हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये दिल्ली में है। सेम टोपरा अभिलेख पहले के समय में हरियाणा में हुआ करता था, लेकिन आज के समय ये दिल्ली में है। कौशाम्बी पहले भी यूपी में था, लेकिन यूपी के कौशाम्बी में था, और अभी ये यूपी के इलाहाबाद में। ठीक है, लेकिन अब आगे जो 3 है वो आसान है, क्योंकि तीनों के तीनों बिहार के चंपारण में ही मिले हैं। रामपुरवा अभिलेख यह बिहार के चंपारण में मिला है। लौरिया नंदगढ़ यह भी बिहार के चंपारण में मिला है, और इसमें याद रखिएगा लौरिया नंदगढ़ में मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, लौरिया अरेराज जो अभिलेख है ये भी बिहार के चंपारण में मिला है। ठीक है, अब हम लोग सबसे मेन यानी कि 14 वृहद शिलालेख कह लीजिए या 14 दीर्घ शिलालेख कह लीजिए या अशोक के चतुर्दश शिला अभिलेख कह लीजिए। इसी से मुझसे मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आप सभी को एक जगह ही आंसर बता दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम शिलालेख, जो पहला शिलालेख है चतुर्दश अभिलेख के अंदर, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी कि अहिंसा नहीं करना है और पशु बलि पर रोक दिया गया है। पहला शिलालेख में क्या किया गया? अहिंसा नहीं करना है, दूसरा पशु बलि नहीं करना है। ठीक है, जहाँ अहिंसा होगा वहाँ पशु बलि भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है, तो पहला शिलालेख में दोनों नहीं करना है। द्वितीय शिलालेख में है कि पशु की चिकित्सा, हमेशा तो इंसानों की चिकित्सा हुआ करती थी, लेकिन पहली बार मतलब अशोक के समय में द्वितीय शिलालेख में पशु की चिकित्सा की चर्चा की गई है, यानी कि जानवरों की चिकित्सा की चर्चा की किस में मिलती है? तो द्वितीय शिलालेख या अभिलेख जो भी आप कहें उसमें मिलती है। साथ ही दक्षिण भारत में जितने भी राज्य बसे हुए थे उस वक्त, जो मैत्री संबंध थे अशोक के बारे में, उनकी भी चर्चा मिलती है। वो कौन कौन से राज्य थे? चेर, पांड, चोल, सत्यपुत्र की चर्चा मिलती है किसमें? तो द्वितीय शिलालेख में। और हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की भी चर्चा किसमें मिलती है? तो द्वितीय शिलालेख में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकारी यानी कि राजुक, युक्तक और प्रदेशक की चर्चा की है। ठीक है, जो धर्म के प्रचार के लिए 5 वर्ष पर भ्रमण करेंगे। ठीक है, हर 5 वर्ष में पूरे जो अशोक का जितना साम्राज्य था वहाँ पे वो घूमेंगे और पता करेंगे कि जो धर्म का जो मार्ग है उसको सब कोई सही तरीके से फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भेड़ी घोष युद्ध के स्थान पर, भेड़ी घोष युद्ध को कहते हैं, के स्थान पर धमन घोष यानी कि धर्म के मार्ग पर की नीति की चर्चा किया गया है। ठीक है, यानी कि युद्ध के स्थान पे धर्म का जो रास्ता है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है किसमें? तो चतुर्थ शिलालेख में। 5वां शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करेगा, यानी कि धर्म से जितने जुड़े बात हैं या फिर जितने भी प्रॉब्लम है उन सब का ध्यान कौन रखेगा? तो धम्म महामात्र। ठीक है, 6वां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। किससे? अशोक से। जन कल्याण के लिए उसके जो अधिकारी हैं वो अशोक से मिल सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? तो 6वां शिलालेख या अभिलेख में कहा गया। 7वां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है, यानी कि जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म बराबर हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा मिली है किसमें? तो 7वां शिलालेख में। अब जब सारे धर्मों के बारे में इसमें लिखा गया है और सारे धर्म को समन्वय बनाने की बात कही गई है, यानी कि समान बनाने की बात कही गई है, तो इसीलिए ये जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा शिलालेख या अभिलेख कौन सा था, तो 7वां शिलालेख सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा कौन सा था? तो रुमनदेई शिलालेख सबसे छोटा शिलालेख था, और सब धर्म बराबर हैं इसी शिलालेख में कहा गया। कौन सा? 7वां शिलालेख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा की गई है, जो
इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही प्रारंभ हो गया था। 8वां वर्ष में क्या हुआ था? 8वां वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपना शस्त्र त्याग दिया था, ठीक है, और उसके बाद वो धर्म के मार्ग पे चल पड़ा था। इसीलिए 8वें वर्ष के बाद वो मतलब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद यानी कि कलिंग युद्ध के बाद उसने भ्रमण करना स्टार्ट किया धर्म के मार्ग पे। इसको धर्म यात्रा कहा गया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो गया था और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गए थे। कौन? अशोक। ये दोनों इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वैसे वो हर साल कहीं ना कहीं जाते रहते थे। 9वां अभिलेख, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है। मतलब जो छोटे छोटे त्योहार हैं उन पे प्रतिबंध लगाया गया है। किसमें? तो 9वां अभिलेख में। 10वां अभिलेख में इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि धर्म का जो रास्ता होता है उसका जो महत्व है उसके बारे में चर्चा किसमें मिलती है? तो 10वां अभिलेख में मिलती है। 11वें अभिलेख में अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, मतलब उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सेना सब हैं, वो लोग ब्राह्मण को नहीं सताए, क्योंकि वही तो हैं जो हम लोग को मतलब पढ़ाते हैं या सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पे कैसे चलना है, ठीक है, इसलिए उन लोग को नहीं सताना है। तो ये किस में मिलता है? तो 11वां अभिलेख में मिलता है। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्रियों के सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। किसमें? तो 12वां अभिलेख में। 12वां अभिलेख में स्त्री की स्थिति को सुधारने के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। चर्चा बोलिए चाहे आप नियुक्ति, जो भी है 12वां अभिलेख में इसमें मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड 12वां अभिलेख में उन्होंने लिखा है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। कलिंग में जो उन्होंने युद्ध किया था उसकी चर्चा किसमें मिलती है? तो 13वां अभिलेख में मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग लास्टली 14वां अभिलेख में पहुंचे हैं, तो चलिए देखते हैं 14वां अभिलेख अशोक का क्या कहता है। अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत से काम और भी करवाए हैं, लेकिन वो जो इसमें नहीं लिखे गए हैं इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। मतलब कि अशोक ने सीधा कह दिया है कि इसमें बहुत से काम नहीं लिखे गए हैं और इसमें जो लिख रहा है पत्थर पे ठोक ठोक करके वो जिम्मेदार है, अशोक नहीं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो कुछ अभिलेख हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है और त्रिरत्न यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा की है। किसमें? तो भाब्रू अभिलेख में, ठीक है। और कौन सा अभिलेख जो है जो इधर अस्त व्यस्त मिलता है तो वो भी देखते हैं, चलिए देखते हैं। कलिंग अभिलेख। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है, यानी कि पुत्र है। अगर वो राजा था तो सब जितने भी जनता थी उसके संतान ही थे। मैं एक माँ की भांति उनके सांसारिक तथा प्रलौकिक जीवन की कामना करता हूँ, यानी कि उनका जीवन अच्छा हो उसका कामना करता है। कौन? तो अशोक, ठीक है। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को दाई माँ को देखकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज को देख रेख के लिए राजुका को नियुक्त करता हूँ। यानी कि राजुका को उन्होंने नियुक्त किया था ताकि वो जो लोग हैं, जो समाज हैं, उनकी वो देख रेख कर सके। राजुका अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सके और गलत यानी कि कोई व्यक्ति अगर गलत करे तो उसे दंड भी दे सके। कौन? तो राजुका के पास इतना पावर था। अब हम लोग लास्ट एक और अभिलेख देख लेते हैं जो कि अफगानिस्तान से मिला था। उस मतलब अभिलेख को सर-ए-कुना अभिलेख कहा जाता है। सर-ए-कुना अभिलेख जो है यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो क्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। इसे द्विभाषीय अभिलेख भी कहा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर जो है वो गुजरात के चुनाव से आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोग ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
ओके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। वेट, आज लास्ट दिन है, ठीक है? तो आज 2021 जा रहा है तो उसे गुड बाय बोलते हैं। से गुड बाय। आप लोग को इस साल के लिए मैं गुड बाय बोलती हूँ और नेक्स्ट ईयर 2022 में आप लोग का वेलकम भी करूँगी, ठीक है? तो इसी थॉट के साथ मिलते हैं अगले साल। बाय बाय।